चलो जी, तो पॉइंट नंबर 6 से हेडिंग डालनी है मेन पेज पर आपको। पॉइंट नंबर 5 तक हमने लिख लिया था, तो पॉइंट नंबर 6 का नाम है बजट कॉन्सेप्ट। बजट कॉन्सेप्ट, इसको आप हाईलाइट कर लो। तो बेसिकली बजट कॉन्सेप्ट से हमें मेन काम शुरू करना है, आखिरी काम है इस चैप्टर का वैसे, लेकिन बजट कॉन्सेप्ट क्या है वो अच्छे से समझते हैं कि भाई बजट कॉन्सेप्ट क्या है। चलो तो देखो जी, बजट कॉन्सेप्ट सरकार का जो बजट होता है। अब बजट तो आपको पता ही चल गया था कि बजट क्या है ना, मोटा मोटा कि भाई रेवेन्यू हो गए और खर्चे हो गए, यही होता है बजट के अंदर, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब सरकार जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करती है, मतलब आमदनी और खर्चा रिकॉर्ड करती है, तो तीन बातें हो सकती हैं। एक को बोलते हैं, आप लिख सकते हो साथ साथ, बैलेंस्ड बजट, एक को बोल देते हैं सरप्लस बजट, और एक को बोल देते हैं डेफिसिट बजट। तो एक को बोल देते हैं बैलेंस बजट, एक को बोल देते हैं सरप्लस बजट, और एक को बोल देते हैं डेफिसिट बजट। तो बताओ बैलेंस बजट का क्या मतलब होगा? हाँ, कि जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है या सरकार की, वो क्या है, बराबर है किसके, टोटल रिसिप्ट्स के। तो सरकार के अगर खर्चे और रिसिप्ट्स बराबर हैं तो वो कह दिया बैलेंस्ड बजट। अब सरप्लस बजट खुद दिमाग लगाओ क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम और वो ज़्यादा है ना, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो टीई लेस देन टी आर, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कम है और टोटल रिसिप्ट्स ज़्यादा है। और डेफिसिट बजट फिर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है। बिल्कुल सही। तो ये तो सिंपल समझ आ गया होगा आई होप, है ना। अब इसमें टोटल एक्सपेंडिचर क्या है और टोटल रिसिप्ट क्या है वो आप स्टार डाल के लिख लो, पता होने चाहिए, और ये आपने क्लास 12th में भी पढ़े थे। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है बताओ? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये आप भली भांति वैसे जानते हो, अकाउंट्स में भी पढ़ रखे हैं आपने, तो वैसे कॉमन सेंस से भी पढ़ो सोचो। तो जो इररेगुलर नेचर के हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो थोड़ा रेगुलर नेचर के हो गए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो हालांकि इनके बारे में लिख लेंगे नीचे नोट में, डोंट वरी। और इसी तरह टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राइट। तो ये भी आपने लिखा था। तो टोटल रिसिप्ट्स मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बाकी इनका नोट लिख लेते हैं ताकि एक और अंडरस्टैंडिंग रहे इन चारों के लिए। इनको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर को सीई लिख लेता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आरई लिख लेता हूँ, कैपिटल रिसिप्ट को सीआर लिख लेता हूँ, और रेवेन्यू रिसिप्ट को आरआर लिख लेता हूँ। तो इनके बारे में एक नोट लिख लेते हैं बेसिक, जो बस पता होना चाहिए। तो कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है कि भाई सरकार का कुछ खर्चा दे दिया तो पूछ लेगा कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू, या सरकार की कोई रिसिप्ट दे दी तो पूछ लेगा कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बताओ, आप बताओ। इरेगुलर नेचर के होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। और इन एक्सपेंडिचर से बेसिकली आपका या तो कोई एसेट बढ़ रहा होता है और या आपकी कोई लाइबिलिटी घट रही होती है, ये मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो इसका एक एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो जैसे रोड्स कंस्ट्रक्शन। तो सरकार जब रोड्स का कंस्ट्रक्शन करती है तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे एक एसेट क्रिएट हो रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है। और लाइबिलिटी कम कब हो रही है वो भी कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, जब आप अपना लोन क्या कर दो, रीपे कर दो, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर सरकार लोन रीपे कर देती है तो सरकार की लाइबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपने शायद 12th में पढ़ा हो, पढ़ा ना। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेकंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिकरिंग नेचर, रोजमर्रा के, है ना। तो उसमें तो बस सीधा आप एग्जांपल ही लिख लो, जैसे दो कोई सरकार के एग्जांपल, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज गिवन है ना, सरकार सब्सिडीज देती है और सैलरी देती है सरकार, है ना, अपने मुलाजिमों को सैलरी गिवन, एटसेट्रा। इस तरह से जो भी मतलब सरकार के रेगुलर नेचर के एक्सपेंडिचर है वो सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट गिवन, इंटरेस्ट पेमेंट वो भी लिख लो चलो, है ना, सरकार इंटरेस्ट पे करती है। तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, सरकार के छोटे खर्चे। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ये तो आपने भी पढ़ी थी, मतलब पहले वाले उस वाले टॉपिक में, या तो लाइबिलिटी बढ़ती है या एसेट कम होता है। और इसके एग्जांपल अगर आपको याद हो, लाइबिलिटी बढ़ने का था बोरिंग्स करती है सरकार, और एसेट कम होने का था डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। और चौथा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब रेगुलर नेचर की रिसिप्ट्स। तो इसमें क्या आ गया सरकार के, जैसे टैक्स रेवेन्यू, याद है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो अलग अलग एग्जांपल भी लिखवाए थे, है ना। बस तो जितना भी सरकार टैक्स लेती है वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, या जितना भी नॉन टैक्स अदर इनकम है सरकार की, फीस हो गई, पेनल्टी हो गई, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, वो सब। तो क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली सरकार के टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर है।
अब इसके बाद पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी हेडिंग का नाम है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट यानी कि बजट में पैसे की कमी, बजट डेफिसिट। चलो बजट डेफिसिट बताओ जी कि क्या है फार्मूला। हाँ, तो बजट डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। कि भाई जब टोटल एक्सपेंडिचर अगर मान लो ज़्यादा है और टोटल रिसिप्ट्स कम है तो कितना ज़्यादा है, ये मतलब है। तो जैसे ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लिख लो पहले फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। तो ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मन घड़त, ठीक है, तो आप बस देखते रहना, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो मान लो सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट है 100 रुपये, ठीक है, और सरकार की कैपिटल रिसिप्ट है 200 रुपये, तो सरकार की टोटल रिसिप्ट कितनी हो गई, 300 हो गई ना। अब इसी प्रकार मान लो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 150, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 350, तो सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो गए 500। तो अभी आपने ये तो ऊपर पढ़ लिया था कि अगर रिसिप्ट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डेफिसिट बजट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने खर्चे कितने ज़्यादा हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 200। तो इस 200 को ही क्या कहते हैं, बजट डेफिसिट, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर है 500 और आपके रिसिप्ट्स है 300, तो बजट डेफिसिट कितना हो गया 200। तो समझ गए बजट डेफिसिट। फिर इसके नीचे बजट डेफिसिट तो लिख लिया, फर्स्ट एरो डाल के लिखना है। बजट डेफिसिट 3 टाइप का है। पहला एरो है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही रेवेन्यू डेफिसिट है। तो जैसे हमारे ऊपर वाले एग्जांपल की ही बात करूँ अगर, तो अगर आप सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स देखो, उन्हें मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 150 और रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है 100। तो अगर हम खाली अपने ही एग्जांपल में देखें कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, तो कितना आ गया आंसर 50। तो इसको बोल देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट हमारे एग्जांपल में। तो क्लियर है रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला। नेक्स्ट है दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, आपको इसके बारे में 12th में भी सिखाया गया है। अब फिस्कल डेफिसिट जो है, पहले तो ये बताओ ये क्या सिग्निफाई करता है, मतलब फिस्कल डेफिसिट है क्या आखिर। तो लिखो फिस्कल डेफिसिट ब्रैकेट में लिखो सिग्निफाइज बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली कुछ भी नहीं है, फिस्कल डेफिसिट सिंपली बोरोइंग्स को डिनोट करता है कि सरकार की बोरोइंग कितनी है। तो जैसे मैं आपको एक ऊपर वाले एग्जांपल पर ही लेकर चलता हूँ, अब आप इस बजट पर दोबारा आ जाओगे। अभी हमारे पास कितने रुपए की कमी थी बताओ इस एग्जांपल में, 200 रुपये कम थे ना भाई, देखो आपकी आंखों के सामने 200 रुपये कम थे। तब सरकार क्या करेगी, देखो सरकार 200 रुपये का जुगाड़ करेगी और 200 रुपये क्या करेगी, बोरो करेगी। तो जैसे ही सरकार 200 रुपये बोरो करेगी तो अब ये कैपिटल रिसिप्ट्स में 200 रुपये और आ गए। तो जब 200 रुपये और आ गए तो अब ये टोटल रिसिप्ट कितने हो जाएंगे 500। तो अब ये डेफिसिट दूर हुआ कि नहीं हो गया भाई, क्लियर हो गया पॉइंट। तो जब सरकार डेफिसिट की भरपाई के लिए बोरो करती है ना पैसा, तो बस बोरोइंग को ही फिस्कल डेफिसिट कह देते हैं। तो योर बोरोइंग इज फिस्कल डेफिसिट ओनली। तो फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है, बोरोइंग, सरकार कितना बोरो कर रही है, ये मतलब। हालांकि इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले भी हैं तो वो लिख लेते हैं, इसलिए वो आप नीचे लिख लो इज इक्वल टू कि फिस्कल डेफिसिट जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। तो बताओ शिवांश, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। लेकिन रिसिप्ट्स में क्या नहीं लेना है आपको, बोरोइंग्स नहीं लेने, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो अगर मैं अपने एग्जांपल से इसमें समझाऊं तो आप बस ध्यान से देखना, अच्छा लगे तो लिखना, नहीं तो जरूरत नहीं है वैसे तो। अब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर कितने थे बताओ, 500 थे ना, ये देखो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 500 माइनस हमारी टोटल रिसिप्ट्स कितनी थी। लेकिन बोरिंग को हटाकर, बोरिंग नहीं लेनी, तो बोरिंग के बिना बताओ, बोरिंग के बिना टोटल रिसिप्ट्स कितनी थी 300 है ना। अगर बोरिंग भी ले लोगे तो 500 हो गई रिसिप्ट्स, लेकिन बोरिंग को नहीं लेना तो बिना बोरिंग के, बोरिंग को हटा देता हूँ अभी, अगर आप ये ग्रीन कलर की बोरिंग को मत कंसिडर करो तो उसके अलावा कितने थे टोटल रिसिप्ट्स 300। तो देखो करके आ गई ना बात वही। तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट कितनी है 200। तो 200 बेसिकली क्या था, बोरिंग ही तो थी। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमेशा क्या सिग्निफाई करती है, बोरिंग एक तरह से, ठीक है। क्लियर हो गया एक फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला भी है वो भी लिख लो, और रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या नहीं लेना, एक्सक्लूडिंग
बोरिंग्स। तो ये भी लिख लो क्योंकि आपको तो एमसीक्यू पूछेगा तो ये भी करवा सकता है अप्लाई। तो इसका एक फॉर्मूला और भी है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरिंग्स नहीं लेनी। तो हमारी फिगर से प्रूफ करके दिखाऊंगे, भरोसा है, लेकिन फिर भी प्रूफ करेंगे। तो देखो हमारी फिगर से प्रूफ कर रहा हूँ। तो हमारे पूरे एग्जाम्पल जो चल रहा है उसमें देखो रेवेन्यू डेफिसिट कितना था हमने निकाला गया। रेवेन्यू डेफिसिट देखो ये कहाँ गया, ये रहा। कितना है रेवेन्यू डेफिसिट? 50 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे एग्जाम्पल में, ऊपर देखते हैं देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारे एग्जाम्पल में 350 और माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे एग्जाम्पल में कितनी, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में बोरिंग नहीं लेना, बोरिंग के अलावा। तो कैपिटल रिसिप्ट कितनी है हमारे एग्जाम्पल में, ये देखो 200, मतलब ब्लैक वाली 200, हरी वाली बोरिंग नहीं लेनी तो 200। तो कैपिटल रिसिप्ट्स हरी वाली नहीं लेनी है, मतलब बोरिंग नहीं लेनी, उसके अलावा 200। तब आप करोगे सॉल्व तो क्या आ रहा है 200। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो बोरोइंग्स ही सिग्निफाई करता है एक तरह से कि सरकार ने कितना बोरो करा। तो आपका आंसर देखो 200 ही आ रहा है ना, पहले भी 200 आ रहा था और अभी भी 200 आ रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमेशा क्या सिग्निफाई करता है, सरकार की बोरोइंग। ठीक है, तो क्लियर हो गया फिस्कल डेफिसिट। और थर्ड एरो इसी के नीचे एक डेफिसिट, तीसरा आखिरी कौन सा होता है, प्राइमरी डेफिसिट। हाँ, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो सिर्फ एक काम करता है कि वो फिस्कल डेफिसिट में से क्या एक्सक्लूड कर देता है, वो फिस्कल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को, मतलब जो भी आपका ब्याज है सिंपल भाषा में, उसे हटा देता है। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट कि भाई फिस्कल डेफिसिट में से जो ब्याज है वो हटा दो, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस हटा दो, नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को हटा दो, तो वो बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट, है ना। तो ये बेसिकली मतलब आपको डेफिसिट्स की कहानी पता होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया पूरा खेल? चलो, तो ये तो था मतलब कार्यक्रम। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम, जिसमें इन सारी बातों को जो भी पढ़ाई चैप्टर में अप्लाई करेंगे अच्छे से, लेकिन आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये बेसिकली कहानी कंप्लीट हो गई। चलो, तो यहाँ से करते हैं शुरू। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ साथ कर लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन बजट डेफिसिट ऑफ ए गवर्नमेंट एंड इट्स डेट सर्विस पेमेंट्स इज। तो कह रहे हैं बजट डेफिसिट का और इसकी डेट सर्विस पेमेंट के डिफरेंस को क्या कहते हैं। नहीं, तो ये आप लिख लो, नोट्स में भी लिख लेना चाहिए। ये भी एक फॉर्मूला है कि जो बजट डेफिसिट है सरकार का, उसमें से अगर हम डेट सर्विस पेमेंट्स हटा दें, डेट सर्विस पेमेंट्स का मतलब एक तरह से होती है जितनी भी हमारी कैपिटल वाली पेमेंट्स हैं, तो हमारा बचता है प्राइमरी डेफिसिट। उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट में हम कोई भी सर्विस पेमेंट्स नहीं लेते। डेट सर्विस पेमेंट्स का मतलब एक तरह से होता है कि आपने जो डेट लिया, यानी आपने जो बोरो लिया, उस पर जो ब्याज दिया, उसकी जो सर्विस है वो पेमेंट। तो डेट सर्विस पेमेंट हटा दोगे तो इसका उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली इंटरेस्ट के लिए ही कह रहा है। तो जब आप अपने बजट डेफिसिट में से इंटरेस्ट अगर हटा देते हो मोटा मोटी, तो क्या बचेगा, प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद सेकंड के लिए ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल फिगर्स रिलेट टू अ कंट्री ए। ठीक है, तो ये करते हैं साथ साथ। रेवेन्यू रिसिप्ट्स 20,000, रिकवरी ऑफ लोन। अच्छा, रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, है ना, 1500। उसके बाद बोरोइंग 15,000, बोरोइंग क्या होती है, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है एक प्रकार की। फिर अदर रिसिप्ट्स, मतलब ये हमें कुछ और रिसिप्ट्स मिली होंगी, है ना। एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये दो ब्याज 2,000। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 में तो पूछ रहा है द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ कंट्री ए इज। चलो, तो फॉर्मूला सुनाओ और फिर निकालते हैं। क्या है फॉर्मूला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी दे रखी है हमें, 20,000, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने दे रखे हैं, 24,500। तो आप सीधा वैल्यूज पुट कर दो, क्या आंसर आ गया, 4500। ठीक है, समझे। अच्छा, उसी क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट ऑफ कंट्री इज। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है, कंट्री का क्या है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ कंट्री इज। तो फॉर्मूला लिखते हैं फिस्कल डेफिसिट का था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन टोटल रिसिप्ट में क्या नहीं लेनी, बोरोइंग्स नहीं लेनी, तो उसको छोड़ देंगे। तो पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों। पहले इतना देखते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 26,000, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 24,500। पहले इन दोनों को जोड़ लो, 26,000 प्लस 24,500, तो पहले इतना हो गया 50,500। ठीक है, अब 50,500 में से माइनस करनी है हमें टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन बोरोइंग के अलावा। तो बोरोइंग के अलावा जो टोटल रिसिप्ट्स है वो लेंगे हम, तो बोरोइंग को छोड़ देना, ठीक है, इसको काट रहा हूँ। बाकी रिसिप्ट्स कौन कौन सी हैं, एक तो 5,000, ठीक है, और 1,500 और 20,000, तो कितने हो गए, 26,500, 26,500 पक्का। तो 20,000, 1,500 और 5,000, 26,500। ओके जी, तो 26,500 आप माइनस कर दो, क्या आंसर आ गया, 24,000। तो फिस्कल डेफिसिट हो गया 24,000।
उसके बाद इसी क्वेश्चन में प्राइमरी डेफिसिट इज, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिजिकल डेफिसिट आपने 24,000 निकाला और इंटरेस्ट उसने कितना दे रखा है 2,000, तो 22,000। ठीक है, तो क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो उसके बाद फिफ्थ, इन नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर ऑप्शन बी, ये तो लिखा था हमने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद सिक्स्थ, द एप्रोप्रिएशन बिल, याद है प्रोसेस में लिखवाया था, एप्रोप्रिएशन बिल आता है, इज इंटेंडेड टू, क्या है एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो क्यों आता है या उसका इंटेंट क्या है, रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो नहीं लिखवाया। बी, गिव अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये लिखवाया नोट्स में एग्जैक्ट सेम भाषा, तो और इसीलिए होता है। तो एप्रोप्रिएशन बिल इसीलिए बनाया जाता है ताकि सरकार को शक्तियां मिल सकें कि वो खर्चा करे कंसोलिडेटेड फंड में से। सेवंथ, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, याद करो कहानी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एम्स एट, गवर्नमेंट का जो लोन वाली कहानी थी है ना, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एम्स एट एन एफिशिएंट बजटरी पॉलिसी टू अवेल domestic debt facility, raising loan from international agencies at lower rate of interest, raising the required amount of funding at the desired risk and cost level, C, और management of public expenditure to reduce public debt। तो C सबसे एप्ट है क्योंकि इसमें हम अपना रिक्वायर्ड फंड रेज करना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं, और डिजायर्ड रिस्क और कॉस्ट लेवल पर, तो इसको बोलते हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट। उसके बाद एट्थ, द रेलवे बजट, ये एक स्टार पॉइंट बताया था आपको, क्या है जनरल बजट का पार्ट हो गया था कब से, 17-18। उसके बाद है आउटकम बजटिंग, तो आउटकम बजटिंग कह रहे हैं क्या है, पढ़ो, शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मनी एलोकेटेड फॉर वेरियस पर्पसेस इन ए बजट, नहीं, एस्टैब्लिशेस ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन बजटरी एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस टारगेट्स मेजर्ड थ्रू आउटपुट एंड आउटकम इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं पता तो मार्क कर लेना। आउटकम बजटिंग इसी को ही कहते हैं, देखो इसमें आप कीवर्ड का हिंट भी ले सकते हो। आउटकम बजटिंग का मतलब ये है कि भाई जो भी आउटकम इंडिकेटर्स हैं, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, उनको मेजर करते हैं। तो एस्टैब्लिशिंग ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन बजटरी एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस टारगेट्स मेजर्ड थ्रू आउटपुट एंड आउटकम इंडिकेटर्स, कि मतलब जो हमने बजट में एलोकेट करे थे रिसोर्सेज और जो हमारी परफॉर्मेंस हुई है उनको हम मेजर करते हैं कि जो रिजल्ट आए और जो हमने सोचा था वो मतलब सही है या डिफरेंट तो नहीं है, तो इसको आउटकम बजटिंग बोलते हैं। तो ये आप मार्क कर लेना चाहिए, बी। उसके बाद 10th, ये सिंपल है, कॉर्पोरेट टैक्स बताओ, इज कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड कैन बी ए कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, तो गलत हो गया। मे बी कलेक्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड फॉल अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, may be collected by either by center or state and fall under revenue receipt, is collected by union government and is a revenue receipt, D, क्योंकि इसको केंद्र सरकार कलेक्ट करती है और ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद 11, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन, तो ये तो बहुत सिंपल है, सरकार बोरो कर रही है विदेश से, तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कर, हमने लिखा है एग्जांपल, गवर्नमेंट बोरोइंग क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट। चलो अब एक टेबल का एनालिसिस करना है। फॉलोइंग टेबल रिलेट्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फिगर्स ऑफ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, तो हमें कुछ खर्चे और रेवेन्यूज दे रखे हैं, तो देख लेते हैं एक बार। रिकवरी ऑफ लोन, तो ये वैसे क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो दे दिया, चलो ये इंटरेस्ट पेमेंट्स बाद में काम आएंगी। पेमेंट टुवर्ड्स सब्सिडीज, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अदर रिसिप्ट्स मेनली फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू, सरकार का नेट शेयर, टैक्स रेवेन्यू तो रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, कैपिटल रिसिप्ट। और स्टेट्स शेयर इन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट। चलो अब वो पूछ रहा है सबसे पहले 12th में कैपिटल रिसिप्ट्स आर, तो कैपिटल रिसिप्ट्स कह रहा है बताओ कितनी है, तो नीला कलर कर रहा हूँ, कैपिटल रिसिप्ट्स करो 5.1, 11.6 और 6.8, कितना आ गया 23.5, ये आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट इज, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, तो वो निकालो, अब निकालो जी, 2 मिनट इंतजार करते हैं। चलो ठीक है, तो मुझे पता था आप फंसोगे, तो देखो जी, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने क्या क्या लिया, पहले वो जोड़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तो ये 41.1, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट जो थी 1.3, ये भी तो क्या ही होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार इंटरेस्ट पे करती है, तो ये आपको एग्जाम्पल में लिखवाया भी था, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चेक करो, ये भी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है ना सरकार का, तो 1.3 और पेमेंट टुवर्ड सब्सिडीज 3.2। तो पहले आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लो कितने हो गए सरकार के, 45.6 है ना, तो ये तो हो गए सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चे। अब जो आप मुर्गे फंसे शिवांश की वजह से, रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू नेट ऑफ स्टेट्स शेयर, आपको एक स्टोरी समझाई थी
कि सरकार को जो टैक्स मिलता है उसमें से वो स्टेट को देती है कुछ, फिर जो बचा वो केंद्र सरकार का हो गया। अब उसने नीचे ये दे रखा था कि स्टेट का वो क्या शेयर था इन टैक्स रेवेन्यू 11.9, आपने इसको भी अलग से रेवेन्यू रिसिप्ट समझ रखा है। तो ये तो सिर्फ पागल बनाने के लिए दिया गया आइटम, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सरकार ने स्टेट को दे दिया, और सरकार की तो रेवेन्यू रिसिप्ट सिर्फ कितनी बची दे रखी है 26.3, तो बस आपको 26.3 रेवेन्यू रिसिप्ट लेनी है। अब उसने स्टेट को कितना दिया वो अलग से थोड़ी ना रेवेन्यू रिसिप्ट में आप दोबारा जोड़ो, तो वो नहीं जोड़ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में सिर्फ आपका टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू इन दोनों को जोड़ना है, खाली ये दोनों, इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 38.6। तो 45.6 माइनस 38.6 कर दो, तो कितना आ रहा है 45.6 माइनस 38.6 7। ठीक है, क्लियर हो गया। और 14th में तो पूछ रहा है द नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ दिस कंट्री। नॉन डेट का मतलब है डेट वाली नहीं, डेट को छोड़ के, बोरिंग को छोड़कर कैपिटल रिसिप्ट बतानी है, बोरिंग को छोड़कर कैपिटल रिसिप्ट। तो वो 5.1 एक तो ऊपर वाली, एक 11.6, पहले इनको जोड़ो 5.1 और 11.6 16.7। वेरी गुड, तो समझ गए। तो नॉन डेट का मतलब होता है बोरिंग वाली को नहीं लेना, क्योंकि बोरिंग जो होती है वो होती है डेट कैपिटल रिसिप्ट। चलो उसके बाद 50 ए बजट इज सेट टू बी अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड कब कहेंगे बजट को, बताओ। व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड गवर्नमेंट रेवेन्यू, इधर बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट आता है, और तो तीनों ही अनबैलेंस्ड है। उसके बाद 16 फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू, फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला, तो ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। फिर है नेक्स्ट 17, इसमें पूछ रहा है बजट ऑफ गवर्नमेंट जनरली इम्पैक्ट्स, जो सरकार का बजट है वो आमतौर पे किसे इम्पैक्ट करता है। रिसोर्स एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। और ये आपको याद होंगे वो तीन, वही रिचर्ड ने जो बताया है मेन चीज़ें। ठीक है, तो बजट जो है वो तीनों को ही इफेक्ट करेगा। उसके बाद 18th विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट सबमिटेड अलॉन्ग विद द बजट एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ FRBM एक्ट। तो देखो चांस हम FRBM एक्ट में दो डॉक्यूमेंट्स लिखवाए हैं, एक था मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। देखिए दो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टार्टिंग में प्रोसेस में लिखवाया होगा आपको। उसके बाद 19th है गवर्नमेंट बोरिंग इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज, गवर्नमेंट बोरिंग को आप कैपिटल रिसिप्ट क्यों मानते हो बताओ। इट इज मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग एसेट फॉर गवर्नमेंट या बाय गवर्नमेंट, इट क्रिएट्स ए लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। तो बोरिंग जो होती है वो क्या करती है, लाइबिलिटी क्रिएट करती है। उसके बाद 20 रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज, याद करो रिटेल डायरेक्ट स्कीम GSEC मार्केट में लिखवाया था। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है इनिशिएटेड बाय RBI तो है, और फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर, GSEC मार्केट, याद है स्टोरी। तो बोथ A एंड B है ना, तो RBI ने इनिशिएट करा था और GSEC मार्केट में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को लाने के लिए करा। उसके बाद 21 नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स बताने आपको। नॉन डेट मतलब जिनसे लाइबिलिटीज नहीं बढ़ती, तो बताओ डू नॉट ऐड टू द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, ये तो गलत है। दोज डू नॉट क्रिएट एनी फ्यूचर रीपेमेंट बर्डन फॉर द गवर्नमेंट, ये तो सही है क्योंकि इनसे कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ती है ना, इसीलिए इनको हम नॉन डेट कहते हैं। नॉन डेट का मतलब है इनसे लाइबिलिटी नहीं बढ़ती। और C पढ़ोगे तो वो भी गलत है, कह रहा है इट क्रिएट्स फ्यूचर लाइबिलिटी, और D कह रहा है फैसिलिटेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लो कॉस्ट, तो ये भी गलत है। तो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट जो है वो लाइबिलिटी नहीं बढ़ाते। उसके बाद 22 ये दिमाग लगाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसिप्ट, कौन सी है इनमें से। आपने एग्जांपल भी लिखा था, लाइसेंस फी मिल गई तो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, और सेल प्रोसीड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट आपने लिखा था कैपिटल रिसिप्ट, बाकी रेवेन्यू रिसिप्ट से सारी, असिस्टेंस मिल गया, डिविडेंड मिल गया, है ना। उसके बाद 23 ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट इज, केंद्र सरकार राज्य सरकार को ग्रांट देती है तो वो क्या है। और ऑप्शन क्यों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट मेंट टू मीट द करंट एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट, या बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट डज नीदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, है ना। ये क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जैक्ट रीजनिंग यही होती है कि हम किसी भी एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ना तो वो एसेट क्रिएट करता है और ना ही वो लायबिलिटी को रिड्यूस करता है ना। ये शायद आपने 12th में भी पढ़ा होगा, आपको याद हो तो सेम लॉजिक था। और लास्ट क्वेश्चन 24 शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम RBI टू स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिज टेम्परेरी मिसमैच इन द कैश फ्लोज इज नोन एज, तो शॉर्ट टर्म लोन्स देती है जो RBI, उसको क्या बोलते थे, वेज एंड मीन्स एडवांस, है ना, लिखा था हमने WMA, वेज एंड मीन्स एडवांस। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया खेल पूरा, चलो डन, तो यही करना था बस, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया।